एक सिंपल सा मिडिल क्लास परिवार था। सुबह की धूप खिड़की से अंदर झांक रही थी। रसोई में रोटियों की महक उठ चुकी थी और तवे पर सिकने की मधुर आवाज भी सुनाई दे रही थी। मीरा घर की बड़ी बहू थी, जो कि बहुत ही प्यार और सावधानी से तवे पर रोटियां पलट रही थी। अरे वाह, आज की रोटियां तो कमाल की बनी है। माँ जी को बहुत पसंद आएगी। भगवान करे कि सब कुछ ठीक हो। रोटियां इतनी बड़ी थी कि पूरे बड़े से तवे को पूरी तरह ढक रही थी। ये देखने में किसी चादर की तरह लग रही थी। शांति देवी अपने कमरे से निकलकर रसोई की तरफ जाती है और दूर से ही रोटी की खुशबू सूंघकर हैरान रह जाती है। अरे बाप रे बाप, ये क्या बनाया है? रोटी है या पूरा कारपेट बिछा दिया है? हे भगवान, कैसी अजीबोगरीब बहू दे दी है तुमने मुझे। हद है। माँ जी, दिल से प्रेम से बनाई है, आपको बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी। घी भी देसी डाला है इसमें। शांति देवी अपना सर जोर से पकड़कर चिल्लाती है। उसकी आवाज पूरे घर में गूंजती है। राज अपने ऑफिस के काम से घर आता है और अचानक माँ की तेज चीखने की आवाज सुनकर परेशान होकर भागता हुआ रसोई की तरफ दौड़ पड़ता है। क्या हुआ माँ, आप इतना क्यों चिल्ला रही हैं? कोई दिक्कत है क्या? सब ठीक तो है ना? देख, तेरी बीवी ने क्या कारनामा किया है। कितनी भयानक सी रोटी बनाई है। हमारे छोटे से घर की छत ही गिर जाए। तौबा तौबा। राज विशाल रोटी देखकर पहले तो हैरान हुआ, फिर हंसने लगा। उसकी हंसी देखकर मीरा बेहद उदास हो गई। उसकी आंखों में टप टप आंसू की बरसात होने लगी। मुझसे गलती हुई है माँ जी, मैं माफी मांगती हूँ। आगे से ध्यान रखूंगी। माँ, मीरा का दिल साफ है, वो प्यार से बनाती है, उसकी नीयत एकदम ठीक है। अच्छी नीयत? हाँ, मुझे हाथी जैसा मोटा बनाने की नीयत। छी, मुझे नहीं खानी ऐसी रोटी। अगले दिन सुबह सुबह फिर से रसोई में मीरा बड़ी सावधानी से आटा गूंथ रही थी। वो अपने मन में दादी जी को याद करके प्रार्थना कर रही थी। शांति देवी दरवाजे के पीछे से खड़ी चुपचाप उसकी हरकतों को बारीकी से देख रही थी। अचानक मीरा का हाथ फिसलता है और गीला आटा सीधे शांति देवी के सर पर जा गिरता है। अरे यार, ये क्या मुसीबत है? मेरे सारे बाल सफेद हो गए। हाय राम, तू मुझे भूत प्रेत बना चुकी है। मर गई मैं तो। शांति देवी तुरंत ही बाथरूम के आईने की तरफ दौड़ लगाती है। उसके काले बाल आटे से पूरी तरह सफेद नजर आ रहे थे, जैसे वो सेंटा क्लॉज हो। वो अपने चेहरे को देखकर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। माँ जी, माफ कर दो, भगवान कसम गलती से हो गया। मैं अभी तुरंत ही इसे साफ कर देती हूँ। बस भी करो बहू, बहुत हो गया। तू जानबूझकर मुझे परेशान करती है। अब क्या ही होगा मेरा। इसी हंगामे के बीच सुमन, पड़ोसी, अपने घर से निकलकर शोर सुनकर दौड़ती हुई आती है। वो शांति देवी की हालत देखकर हंसने लगती है। रामकिशन भी अपने कमरे से तेज आवाज को सुनकर परेशान हो जाता है। अरे वाह भाभी जी, क्या कमाल का लुक है। आप तो बिल्कुल फिल्मी सेंटा क्लॉज लग रही हैं। कमाल है। बस बस, बहुत हो गया। अब शांत हो जाओ। बेचारी बहू से इस तरह से बात मत करो, छोटी बच्ची है ये। अचानक रामकिशन को तेज छाती में दर्द होता है। वो सांस लेने में कठिनाई महसूस करते हुए बैठ जाता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। सभी घबराकर उसके पास आते हैं। ससुर जी, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? कहीं दर्द हो रहा है क्या? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है और सांस फूल रही है। परिवार तुरंत डॉक्टर शर्मा को बुलाता है। वो जल्दी आकर रामकिशन की अच्छे से जांच करते हैं, फिर सबको गंभीरता से बुलाते हैं। रामकिशन जी को दिल की गंभीर बीमारी है, उन्हें बिल्कुल ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, डाइट कंट्रोल करनी होगी। ओह गॉड, आपने पहले क्यों नहीं बताया था? इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई आपने हमसे? रामकिशन धीरे धीरे बताता है कि वो कई महीनों से अपनी खतरनाक बीमारी पूरे घर वालों से छुपा रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि घर में किसी को चिंता हो। अब सबको एहसास होता है कि मीरा की विशाल रोटी की वजह से रामकिशन का पेट आसानी से भर जाता है। मीरा की बड़ी बड़ी रोटियों से मेरा पेट जल्दी भर जाता है और मुझे कम खाना पड़ता है। ये मेरी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। माँ जी, मैं पापा जी की तबीयत के बारे में जानती थी, इसलिए हमेशा बड़ी रोटी बनाती थी। शांति देवी को धीरे धीरे एहसास होता है कि वो पूरी तरह गलत सोच रही थी, लेकिन अभी भी उसके मन में संदेह था। बहू से जानबूझकर मोटा करना चाहती थी। तो फिर मेरे लिए क्यों इतनी भयानक रोटी बनाती थी तू? तू मुझे हाथी जैसा मोटा बनाना चाहती थी क्या?
मीरा की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। वो दर्द भरी आवाज में अपने बचपन को याद करने लगी। उसकी आवाज कांपने लगी और वो बैठकर रोने लगी। माँ जी, मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। वहाँ हम सारे बच्चे हमेशा भूखे सोते थे। मैं नहीं चाहती थी इस प्यारे घर में कोई भी व्यक्ति भूखा सोए। पूरा परिवार मीरा की बात सुनकर हैरान रह जाता है। मीरा अपने दुख भरे बचपन की दुख भरी कहानी सुनाती है कि कैसे वो और दूसरे अनाथ बच्चे रोज भूखमरी झेलते थे, कैसे वो खुद भूखे पेट सोया करती थी। मीरा, तुमने अपनी इतनी बड़ी समस्या के बारे में मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया? मुझे हमेशा डर लगता था कि आप सब लोग मुझे गरीब और अनपढ़ समझकर घर से निकाल देंगे। शांति देवी का कठोर दिल पूरी तरह पिघल जाता है। वो तुरंत ही मीरा को अपनी बाहों में भरकर गले लगाती है और खुद भी रोने लगती है। घर की सारी गलतफहमी और नफरत एक पल में दूर हो जाती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है बेटा। मैं तुझे बिना वजह गलत समझ रही थी। मुझे माफ कर दे। कुछ दिनों बाद राज की कंपनी में अचानक छटनी होने लगती है। उसकी नौकरी चली जाती है। घर की आर्थिक स्थिति अब संकट में आ गई थी। पूरे परिवार के पास खाने के लिए सिर्फ एक रोटी बनाने भर का आटा बचा था। क्या करूं मैं? घर में सिर्फ एक छोटी रोटी बनाने भर का आटा बचा है। सबका पेट कैसे भरेगा? कोई बात नहीं जी, मैं सबके लिए एक बहुत बड़ी रोटी बना देती हूँ। सबका पेट उससे आसानी से भर जाएगा। मीरा पूरे प्यार और भक्ति से एक बड़ी रोटी बनाती है। पूरा परिवार एक साथ फर्श पर बैठकर एक ही प्लेट में खाता है और अजीब बात ये थी कि सबका पेट पूरी तरह भर जाता है। वाह बेटा, तेरी इस जादुई रोटी से हम सबका पेट भर गया। कमाल है ना। इस खुशी के अद्भुत माहौल में अचानक सफाई के दौरान मीरा को दादी जी की बहुत पुरानी और धूल भरी डायरी अलमारी से मिलती है। उसे पलटने पर उसमें बड़ी रोटी की रेसिपी लिखी हुई नजर आती है। अरे बाप रे बाप, ये क्या अजूबा है। दादी जी ने भी हमारी तरह बड़ी रोटी बनाई थी। ये तो कमाल की बात है। डायरी के पीले पड़े पन्ने सावधानी से पलटते हुए उन्हें एक रहस्यमय नक्शा मिलता है। ये दादी जी के सालों पहले छुपे खजाने का नक्शा था, जो रोटी की रेसिपी के पन्नों के बीच छुपाकर रखा गया था। अरे ये क्या चमत्कार है। माँ जी ने गुप्त खजाना छुपाया था, कभी बताया तक नहीं। पूरा परिवार बहुत ज्यादा उत्साह से नक्शे के संकेतों के अनुसार आंगन में सावधानी से खुदाई करता है। काफी मेहनत के बाद मिट्टी के नीचे दबा हुआ एक भारी लकड़ी का बक्सा मिलता है, जिसमें सोने के चमकदार सिक्के और आभूषण भरे हुए थे। अरे अरे जबरदस्त, मजा आ गया। दादी जी का असली खजाना मिल गया। अब हमारी सारी समस्या खत्म। खजाना मिलने की अपार खुशी में पूरा परिवार नाचने गाने लगता है। रामकिशन की तबीयत भी देखते देखते ठीक हो जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मीरा, तेरी भलाई और सच्चाई की वजह से मुझे ये खजाना मिला है। ये सब दादी जी का प्यार भरा आशीर्वाद है पापा जी। ऊपर वाला सब कुछ जानता है। शांति देवी दिल से मीरा से माफी मांगती है और पूरी तरह समझती है कि उसकी प्यारी बहू का प्रेम बिल्कुल सच्चा और निस्वार्थ था। अब वो मीरा को अपनी सगी बेटी की तरह मानने लगती है। मेरी सबसे प्यारी और अच्छी बहू है तू। आज से तू मेरी सगी बेटी है। अब तू जितनी मर्जी उतनी बड़ी रोटी बना। सुमन पड़ोसन भी पूरे परिवार की खुशी में दिल से शामिल होती है। मीरा सबके लिए बहुत ही स्पेशल और बड़ी रोटी बनाती है। अब तो मुझे भी रोज मीरा भाभी की जादू भरी रोटी चाहिए। वाह क्या बात है। डॉक्टर शर्मा भी खुशखबरी सुनकर आते हैं और रामकिशन की फिर से पूरी जांच करते हैं। वो हैरान होकर बताते हैं कि उनकी तबीयत अब बहुत बेहतर थी। अरे ये तो चमत्कार है। रामकिशन जी की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। खुशी का माहौल इंसान की सेहत बढ़िया कर देता है। और इस तरह मीरा बिना डर और झिझक के अपने प्यारे परिवार के लिए दिल खोलकर बड़ी रोटियां बनाया करती। सास बहू का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत और प्यार से भर गया था। अब हमारे इस छोटे से घर में हमेशा के लिए खुशियां और बड़ी रोटियों का प्यार होगा और उसकी खुशबू महकेगी। ये सब कुछ मेरी पत्नी की सच्चाई की वजह से हुआ है। सूरज ढल जाता है। पूरा परिवार साथ में बैठकर मीरा के हाथों की स्पेशल बड़ी रोटी खाता है। घर में चारों तरफ खुशी और संतुष्टि का माहौल छाया था। सच ही कहा था मेरी प्यारी माँ जी ने, दिल से प्रेम से बनी हुई रोटी ही असली जादुई रोटी होती है। जय हो हमारी प्यारी माँ जी की, जय हो इन प्रेम भरी बड़ी रोटियों की। कहानी का मधुर अंत हुआ। सबके चेहरे पर सुकून था। मीरा की सच्चाई और सब लोगों के लिए प्यार और भलाई देखकर अब एक टूटा हुआ घर फिर से जुड़ गया और एक खुशहाल परिवार में बदल गया।
केशव बड़ी मेहनत करके कर्जे पर पैसे लेकर एक किराने की दुकान खोलता है, जिस पर उसकी पत्नी मालती उससे कहती है, सुनिए जी, इतना सारा कर्जा लेकर हमने ये दुकान तो खोल ली, लेकिन काम चलेगा ना? कहीं हम पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए। पहले ही गरीबी ने जान खा रखी है। ऐसा ना कहो भाग्यवान, हमारे पूरे गांव में कोई किराने की दुकान नहीं है, इसीलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। देखना सब अच्छा होगा, हम कर्जा भी उतार लेंगे और काम भी अच्छा चलेगा। केशव अपनी गरीबी के हालातों को दूर करने के लिए कर्जा लेकर एक दुकान खोलता है और गांव में कोई और किराने की दुकान ना होने के कारण लोग उसकी दुकान से सामान लेते थे, लेकिन अक्सर उसको अपनी दुकान पर आस पड़ोस वालों को उधार सामान देना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन गांव की एक औरत मिश्राइन केशव की दुकान पर आकर कहती है, अरे केशव, जरा 1 किलो दूध और एक ब्रेड का पैकेट देना। लीजिए मिश्राइन, 120 रुपए हो गए। ठीक है, खाते में लिख दियो। मिश्राइन, आपके खाते के पहले ही बहुत रुपए रह रहे हैं, जरा पैसे करवा दो, दुकान में सामान खत्म है, भरवाना है। अरे क्या मेरे रुके हुए 3-4 हजार से ही तेरा सामान आएगा? ले लियो अगले महीने। बताओ, आस पड़ोस का भी लिहाज नहीं करते। मिश्राइन इतना बोलकर चली जाती है, लेकिन ये सब सुनकर मालती कहती है, देखिए ऐसे कैसे चलेगा? ये लोग तो उधार लेकर हमारी दुकान खाली कर देंगे और सामान भरवाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे हम? ऊपर से हर महीने कर्जे का ब्याज वो भी देना होता है। क्या करूं मालती, उधार ना दूं तो आस पड़ोस वालों से संबंध बिगड़ते हैं और दे दूं तो दुकान में घाटा होता है। ऐसे कैसे चलेगी ये गरीब की दुकान? केशव की दुकान का फायदा उठाकर गांव वाले अक्सर उससे उधार लिया करते थे, लेकिन इतनी ही मुसीबत नहीं थी। अब केशव के गांव में एक बहुत बड़ी सी दुकान खुलने को तैयार थी। केशव की दुकान से 10 गुना बड़ी दुकान, वो भी एक अमीर आदमी राघव प्रसाद। गांव में हर तरफ उसी की दुकान के चर्चे थे और जब उस दुकान का उद्घाटन होता है तो वहाँ सबको फ्री साबुन बांटा जाता है, जिस पर मिश्राइन फ्री साबुन लेकर आते हुए केशव की दुकान पर रुक कर कहती है, देख ले केशव, अब अगर तूने सामान देने में आनाकानी करी तो हम तेरी दुकान की जगह ये सामने वाली बड़ी दुकान से सामान ले लेंगे। केशव बेचारा अब ना चाहते हुए भी लोगों से दबने लगा था। ऊपर से इतनी बड़ी दुकान के खुलने पर सभी गांव वाले वहां एसी की हवा खाने और अच्छा सामान लेने के लालच में जाते थे। तो ऐसे ही एक दिन जब उस बड़ी सी दुकान पर मिश्राइन गई तो वहाँ से उसने एक आटे की बोरी ली, जिस पर उसने बिल काउंटर पर खड़ी एक लड़की से पूछा, अरे बेटी, ये आटा कितने का हुआ? मैडम, ये आपकी 1000 की बोरी है। इतना महंगा आटा? 5 किलो के आटे की बोरी 1000 की? बेटी बड़ी महंगी नहीं लगा रही? थोड़ा ठीक ठीक लगा ले। ये कोई आपके गांव की मच्छी मार्केट नहीं है जो मोल भाव कर रही है। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ये फिक्स रेट है। आप बताइए, लेनी है? इतनी बड़ी दुकान का आटा है, अच्छा होगा तभी महंगा है, ले लेती हूँ। हाँ बेटी, दे दे। मिश्राइन उसी समय पैसे देकर आटे की बोरी कंधे पर रखकर ला रही। तभी केशव ये देखकर कहता है, मिश्राइन, बड़ी दुकान से तो सब नगद लेकर आती हो और मेरी दुकान के उधार के पैसे नहीं दिए जा रहे आपसे। मैं एक बार फिर कहता हूँ, पैसे दे दो, दुकान में सामान भरवाना है। अरे केशव, तू तो पीछे ही पड़ गया। अरे ले लियो अपने पैसे, कहीं भागी जा रही हूँ मैं। इतना बोलकर मिश्राइन निकल जाती है। लेकिन अब बड़ी सी दुकान की वजह से केशव के ग्राहक कम आते थे, साथ ही दुकान में सामान भी खत्म होने को था। ऊपर से जिनसे कर्जा लिया था वो लोग आए दिन केशव को परेशान करते थे। बेचारा गरीब, जिस दुकान को उसने अपनी गरीबी मिटाने के लिए खोला था, आज उसने उसे और गरीब बना रखा था। दुकान की और घर की ये हालत देखकर केशव मालती से कहता है, मालती, हमारी दुकान बहुत घाटे में जा रही है। ऊपर से जब से ये बड़ी दुकान खुली है तो और नुकसान झेलना पड़ रहा है। ए जी, एक बार देख कर आओ उस दुकान में ऐसा क्या है जो गांव वाले वहां जाकर सामान ले रहे हैं। ठीक है भाग्यवान, तुम कहती हो तो एक बार इन अमीरों की दुकान के दर्शन कर ही आता हूँ। केशव कुछ पैसे लेकर उस बड़ी दुकान में जाता है। जहाँ वो पूरी दुकान घूम कर देखता है तो वहाँ उसकी दुकान के दुगने रेट पर सामान मिल रहा था और ऊपर से उधार लेना भी मना था। बावजूद इसके लोग बड़े चाव से सामान खरीद रहे थे। वो लोग भी जो केशव की दुकान पर पैसे ना होने का रोना रोते थे और उधार सामान लेते थे। ये देखकर केशव वापस अपनी दुकान में आकर अपनी पत्नी से कहता है, मालती, आज पता चला इस गांव के हर आदमी के पास पैसा है, बस वो हम गरीबों को नहीं देना चाहता। मैं यहाँ पूरे गांव को उचित रेट पर सामान देने लगा था ताकि इनका फायदा भी हो और मेरा भी,
लेकिन ये लोग एक अमीर की बड़ी दुकान से महंगा सामान लेना पसंद करेंगे, लेकिन एक गरीब की दुकान पर वाजिब कीमत देने में भी इनको परेशानी होती है। जी अब क्या कर सकते हैं, हमारी दुकान तो इस अमीर की दुकान के आगे ठप पड़ती जा रही है। मैंने सोचा है हम अपनी ये दुकान बंद कर देंगे। घाटा तो हुआ है, लेकिन और घाटा खाने से अच्छा इसको बंद करके कोई मजदूरी कर लूंगा ताकि कर्जा उतर पाए, क्योंकि यहाँ लोगों को अपने पैसे अमीरों की जेब में डालने हैं, गरीब की नहीं। केशव गांव वालों के व्यवहार और दुकान में हो रहे घाटे से तंग आकर अपनी दुकान बंद करता है, जिसके बाद अब सभी गांव वालों को उस अमीर की बड़ी दुकान पर ही जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन जब गांव की एक औरत कमला मिश्राइन के साथ उस दुकान पर कुछ सामान लेने गई, तो पैसे कम पड़ने पर उसने काउंटर गर्ल से बोला, अरे बेटा, थोड़े से पैसे कम हैं, मैं अगली बार आऊंगी ना तो पूरे दे दूंगी। सॉरी मैडम, ऐसा नहीं होगा, आपको पूरे पैसे देने होंगे, वरना मैं सामान नहीं दे पाऊंगी आपको। अरे बेटा, हम यहीं पास में रहते हैं और 50 रुपए की बात है, तुम्हारे 50 रुपए लेकर भाग थोड़ी जाएंगे, अभी थोड़ी देर में दे जाएगी ये। मैंने आपको एक बार समझा दिया ना कि पैसे पूरे दीजिए और सामान लीजिए। काउंटर पर बहस होते देखकर दुकान का मालिक अपने कैबिन से निकलकर काउंटर पर आकर कहता है, क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों है? सर ये देखिए, ये मैडम कह रही है 50 रुपए कम है और सामान दे दो, मैं अगली बार दे जाऊंगी। देखिए बहन जी, ये कोई छोटी मोटी दुकान नहीं है जहाँ आपके 50 रुपए के लिए बैठे रहेंगे। अगर सामान लेना हो तो पूरे पैसे लेकर आया करो, वरना इस दुकान में मत आया करो। गरीबों के भले के लिए नहीं खोली मैंने ये दुकान। भाई साहब, ये कैसे बात कर रहे हैं? अरे 50 रुपए ही तो है। सामने जब केशव की दुकान थी तो मेरा वहाँ 5000 का उधार था। दुकान बंद हो गई अगले की, लेकिन आज भी मैंने उसके पैसे नहीं दिए, लेकिन उसने आज तक इस लहजे में बात नहीं की मेरे से। नहीं बोला, इसलिए तो उसकी दुकान बंद हो गई। बेचारा गरीब दुकान खोलकर ऐसे भिखमंगे लोगों को सामान देगा तो पैसा भी डूबेगा और दुकान तो घाटे में जाएगी ही। लेकिन मैं एक अमीर बिजनेसमैन आदमी हूँ, मुझे अपनी दुकान चलानी आती है। अब पैसे नहीं है ना तो अब जा सकती हैं। अमीरों की दुकान में लगभग गांव के हर इंसान ने अपनी बेइज्जती करवाई थी, और आज मिश्राइन और कमला ने भी जब ये स्वाद चखा तो उनको केशव की दुकान का मोल समझ में आया, जिसके बाद वो और सभी गांव वाले इकट्ठे होकर केशव के घर जाते हैं और पहले उसके उधार पैसे चुकता करते हैं, जिसके बाद मिश्राइन और कमला कहती है, केशव, हमको माफ कर दो, हमने तुमसे उधार लेकर पैसे भी नहीं दिए, तुमने अपनी दुकान बंद कर दी इस चक्कर में। हाँ केशव भैया, तुमने हमेशा हमारी मजबूरी देखकर हमें उधार दिया, कभी पैसे मांगने के लिए बेइज्जत नहीं किया। हमें माफ कर दो और कृपया करके अपनी दुकान दोबारा खोल लो। हाँ केशव, हम सब वादा करते हैं हम उधार सामान कम से कम लेंगे और जल्दी से जल्दी उधार के पैसे भी चुका दिया करेंगे। सभी गांव वालों के आग्रह करने के बाद में केशव कहता है, ठीक है, आप सब चाहते हैं तो गरीब दोबारा से अपनी दुकान खोलने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप कम दाम की चीजों के लिए ज्यादा दाम देकर अपना नुकसान करवाएं। केशव के इस फैसले से सब खुश होते हैं, जिसके कुछ दिनों बाद ही केशव अपनी दुकान में दोबारा से सामान भरवाता है और एक गरीब की दुकान इस बार बहुत अच्छे से चलती है। सभी लोग समय पर सामान के पैसे देते, जिसके कारण ना तो उसे घाटा होता और अब मुनाफा भी होने लगा था, जिससे उसने जल्द ही अपना सारा कर्जा चुकता किया। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां सास बबीता, जेठानी सुमन और नई नवेली छोटी बहू निधि अपने अपने पतियों के साथ रहा करती थी। दरअसल निधि को बहुत बोलना पसंद था और ऐसा लगता था कि ज्यादा बोलने वाले लोग समझदार होते हैं। ऐसे ही शादी करके निधि अपने ससुराल आ जाती है। शादी के 2 दिन बाद ही सास बबीता अपने घर पर कुछ रिश्तेदारों को खाने पर इनवाइट करती है, तो वहीं निधि अपने पूरे ससुराल वालों के लिए खाना बनाती है और सभी को खाना खिलाती है। खाना खाने के थोड़ी ही देर बाद रिश्तेदार, जिसका नाम सुनीता था, वो बबीता से कहती है, वैसे बबीता एक बात बोलूं, तेरी बड़ी बहू के हाथ में जो स्वाद है ना, उतना स्वाद तेरी छोटी बहू के हाथ में नहीं है। मतलब बड़ी बहू खाने को बड़े प्यार से बनाती है और तेरी छोटी बहू खाना ऐसा बनाती है जैसा लग रहा है कि वो जल्दबाजी में बना रही है और बनाकर लाके मेरे आगे परोस दिया है उसने। अब क्या था, जैसे ही सुनीता के मुंह से ऐसी बातें बाहर आती हैं, ये बातें डायरेक्ट निधि के कान में जाकर पहुंच जाती हैं और निधि फौरन वहां जाती है और सुनीता को सुनाने लगती है, आंटी जी, एक तो आपको यहाँ मुफ्त का खाना मिल रहा है, ऊपर से आप खाने की बुराई कर रही हो। अरे अगर शांति से 2 रोटी खा नहीं सकती तो मत आया करो ना किसी रिश्तेदारों के घर में खाना खाने के लिए।
अरे अपने घर का खाना बनाकर खाया करो ना, दिक्कत क्या है? अरे निधि बहू, तुझे शर्म नहीं आती क्या ऐसे बोलते हुए? अरे इस घर में आए हुए मुझे ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, तभी तू इतना ज्यादा बोल रही है। अरे ज्यादा बोलने वाले बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं, और वैसे भी इंसान को कब कहाँ क्या बोलना चाहिए उसे पता होना चाहिए। अरे रहने दो आंटी जी, आप तो मुझे कुछ ना ही बोलो तो ज्यादा बेटर होगा। आप मुझे शांत रहने वाली बहू मत समझो, जो आपके चार बोलने पर भी कुछ ना बोले। मुझे किसी भी कभी भी किसी की फालतू बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई है। माफ करना बबीता, शायद मेरी ही गलती है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, और नहीं ये सब बोलना चाहिए था। आज के बाद मैं तेरे घर कभी भी नहीं आऊंगी। मैंने जाने अनजाने में कुछ भी बोला हो तो मुझे माफ कर देना। निधि के कड़वे शब्द और ज्यादा बोलने के कारण रिश्तेदार नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं, और इसके बाद सास निधि को एक माँ की तरह समझाती है और उससे कहती है, निधि बहू, तू अभी इस घर में नहीं है और शायद तुझे चीजों को समझने में थोड़ा समय लग जाएगा, पर एक बात है जो मैं तुझे तेरी माँ की तरह समझा रही हूँ, ज्यादा बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। हमें हमेशा एक लिमिट में ही बोलना चाहिए। माँ जी, लिमिट की बातें तो आप ना ही करो तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरा नाम निधि है। मैंने आज तक कभी किसी की नहीं सुनी, क्योंकि मुझे किसी और को सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, ये तो तुझे एक दिन अच्छे से समझ आ जाएगा कि ज्यादा बोलना कभी कभी इंसान के लिए कितना हानिकारक होता है। निधि का ज्यादा बोलना ससुराल में कम नहीं हो रहा था। वो अपनी सास को भी 2-4 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है, और ऐसे ही कुछ दिन बाद निधि और सुमन दोनों रसोई में काम कर रहे थे, और इसी बीच सुमन निधि से बोलती है, निधि मुझे ना थोड़ा जरूरी काम है, मैं सब्जी काट देती हूँ, तुम जाकर ना सब्जी बना दो, क्योंकि मेरे पास टाइम होता तो मैं जरूर बना देती। आपका दिमाग तो ठीक है ना दीदी। अरे मेरे पास भी मेरे खुद के बहुत सारे काम हैं। अगर मैं यही सब करती रहूंगी तो अपने काम कब करूंगी? और वैसे भी मुझे आपकी तरह दिन रात किचन का काम ही थोड़ी ना करना होता है। मुझे अभी जॉब की भी तैयारी करनी है। अगर इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे इंटरव्यू भी देना है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगी, जो तुम्हें करना है वो तुम कर लो। वही तो, कहाँ आप गांव की और कहाँ मैं शहर की पढ़ी लिखी समझदार बहू। मेरे पास घर संभालने के साथ साथ बाहर के भी बहुत काम होते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें बोल दिया ना, जो तुम्हें करना है वो कर लो। जो सब्जी का है मेरा काम मैं कर लूंगी खुद ही। ठीक है, और मैं थोड़ी देर में नहाने जा रही हूँ, तो आप किचन से फ्री हो करना मेरी साड़ी प्रेस कर देना, मुझे कहीं बाहर भी जाना है। क्यों निधि, जब तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी, तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। अपना काम खुद ही कर लो। वैसे भी मैं गाँव की तो गवार हूँ। बोलने के लिए तो आपकी जुबान कैंची की तरह बिल्कुल तेज धार की तरह चल रही है। अरे अगर थोड़ा सा काम कर दोगी तो क्या हो जाएगा आपका? देखो, तुम अपनी ना जुबान ना संभाल के बात किया करो, और ये फालतू की जो बकवास बोल रही हो ना मेरे से मत बोला करो, ठीक है? मैं घर की ना बड़ी बहू हूँ और तुमसे बड़ी भी हूँ, तो मुझसे ना इज्जत से बात किया करो तुम। ठीक है, मुझे भी आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। ऐसे ही 2 दिन बाद निधि को एक जॉब इंटरव्यू का ऑफर आता है, और निधि अपने ससुराल वालों को इस बारे में बता देती है। ससुराल में किसी को भी निधि के जॉब करने से कोई दिक्कत नहीं थी। निधि अब ऑफिस जाने लगी थी। ऑफिस जाने का समय 10 बजे था, और निधि 10:30 बजे ऑफिस जाती है। लेट होने के कारण निधि को बॉस के केबिन में बुलाया जाता है। अरे आइए आइए निधि मैडम, हाँ चाय पानी लाकर दूं? एक बात बताइए, ये कोई समय है ऑफिस आने का? 10:30 से ऊपर हो रहे हैं, अब आइयो आप। सर बाहर थोड़ा ट्रैफिक लगा था, इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया। मैडम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, आप ना 10:30 बजे के बाद आती हो, वो भी 15 दिनों से लगातार। अरे ऐसे कब तक बर्दाश्त करेगा कोई? सर बात को समझने की कोशिश करो, मैं जानबूझकर थोड़ी ना लेट आती हूँ, पर वैसे भी कभी कभी तो लेट हो ही जाता है, इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? अरे निधि बस करो। अरे मैं तुमसे मैडम मैडम करके बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम बदतमीजी कर रही हो। अगर मेरे से बदतमीजी की ना तो धक्के मार के निकाल दूंगा। मुझे नहीं करनी है आपके पास नौकरी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। निधि का एटीट्यूड निधि को यहाँ भी ज्यादा दिन टिकने नहीं देता, और ज्यादा बोलने के कारण निधि को ऑफिस से भी निकाल दिया जाता है। निधि परेशान होकर ऑफिस से घर आ जाती है।
घर आने के बाद निधि की सास निधि से बोलती है। क्या बात है निधि बेटा, कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही है। सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है माँ जी, कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। हर किसी को मेरी जुबान कड़वी ही लगती है। मैं क्या करूँ, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। अपने आप को कैसे संभालूं मैं? देख बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। हमें हमेशा अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना चाहिए, और कंट्रोल रखने का मतलब ये नहीं है कि हमें गलत के आगे झुकना चाहिए। हमें हमेशा चीजों को देखकर ही बोलना चाहिए। जहाँ हम गलत हैं वहाँ हमें थोड़ा सा चुप रहना चाहिए और अपनी गलती मान लेनी चाहिए, और जहाँ हम सही हैं वहाँ हमें बोलना चाहिए, एक लिमिट में। ठीक है माँ जी, पूरी कोशिश करूंगी। मैं आगे से खुद पर बहुत कंट्रोल करूंगी। शायद मेरा ज्यादा बोलना ही मेरे लिए नुकसानदायक है, तभी तो मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया, क्योंकि मुझे किसी की भी दो बातें सुननी नहीं जाती हैं। अच्छा, तो ये बात है। तुझे ऑफिस से क्यों निकाला? ज्यादा बोलने के कारण, या फिर कोई और रीजन है इसके पीछे? रीजन तो नहीं, बस बात यही थी कि मैं पिछले 15 दिन से ऑफिस लेट जा रही थी, और जिस वजह से सर ने मुझे सुनाया, और फिर बदले में मैंने भी उनको सुना दिया। अब समझ आया कि एक तो तेरी यहाँ पर गलती थी, ऊपर से तू सर को उल्टा सुना रही है। इसमें भी तेरी ही गलती है। जहाँ हमारी गलती होती है ना, वहाँ हमें झुक जाना चाहिए। झुकने से या फिर माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। शायद मेरी ही गलती है। अब मैं आगे से हमेशा सोच समझ कर ही कोई काम किया करूँगी। निधि को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है, क्योंकि आज उसके ज्यादा बोलने के कारण ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, और अगर उसके अपना जुबान पर कंट्रोल होता तो शायद उसकी नौकरी पक्की रहती।